डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, लेकिन फिर भी उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर दो थ्योरीज दी गई हैं। तो फर्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीबी थ्योरी बोलते हैं, और सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में एमओ थ्योरी बोलते हैं। तो हमें एक एक करके इन थ्योरीज को डिस्कस करना है ताकि आपको कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ठीक से समझ में आ जाए, और इन थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, और फिर आपको देखना है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको नोट करना है कि एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि H प्लस H मिलकर क्या बना देता है, H2। तो इसका 1s ऑर्बिटल और इसके 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा तो ये दोनों ही क्या हैं, हाफ फिल्ड हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में आप कैसे बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, और इसमें एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये इसका इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है पॉजिटिव स्पिन में। तो इस तरह से ये दूसरे H का 1s ऑर्बिटल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। और इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैपिंग के वक्त क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में दिखाने हैं, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सकते हैं। तो ये थ्योरी का मेन पॉइंट यही है कि हाफ फील्ड के साथ ही ओवरलैप करता है और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक साइड में ओवरलैप करता है दूसरी साइड से, तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मतलब एक एटम अगर इधर बॉन्ड बना लेगा तो वो किसी और साइड नहीं बनाएगा। तो बॉन्ड फॉर्म जो होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पहले हम मेन पॉइंट्स जो हैं इसके नोट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जिस डायरेक्शन में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है। इस बात का सिंपल मतलब ये है कि बॉन्ड जो होता है कोवलेंट वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। हालांकि आयनिक बॉन्ड जो है वो आपको नॉन डायरेक्शनल बताया गया था पहले। और थर्ड पॉइंट क्या है, मोर द ओवरलैपिंग मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो मतलब कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये भी आपको नोट करना है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बड़े ध्यान से सुनना है इसको। इन स्पाइट ऑफ ओवरलैपिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन्स देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। का मतलब ये हुआ कि ओवरलैपिंग के बाद ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ओवरलैपिंग के बाद अपनी ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, मतलब कि अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ओवरलैपिंग के बाद भी आपको पता चल रहा है कि ये वाला ऑर्बिटल है और ये वाला है। हालांकि दूसरी थ्योरी में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक पॉइंट है जो दोनों थ्योरीज में अलग अलग है। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके मेन पॉइंट्स आप पहले समझ लीजिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो वैसे ही है जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था। तो वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है, ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होकर कोवलेंट बॉन्ड बन पाएगा। लेकिन इसमें आगे क्या है, यहाँ तक तो आपने पहले भी पढ़ा है। आगे ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है ये आपको समझना है, और ओवरलैपिंग के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये समझना है एग्जाम्पल से। तो जैसे ये एक H का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल। तो जब इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट स्पिन में होंगे ही। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मर्ज हो जाती है और कोई नई चीज़ बनती है जिसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज होकर हम ऐसे बना सकते हैं इस टाइप से। तो ये यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं, एक इधर एक इधर,
और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ हो जाएगी इस टाइप से, और इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये H और ये मिलकर बन गया H2। तो एक एटम की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल जैसी डेफिनेशन होती है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की आपने पढ़ रखी थी डेफिनेशन, द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ी थी। यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है न्यूक्लियाई, तो उनके राउंड अबाउट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ पर होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर डेफिनेशन आए तो यहाँ से आपको इस सेकंड पॉइंट से नोट करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रीजन इन स्पेस अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो इस तरह से ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। तो ये दो पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए और बाकी पॉइंट हम आगे देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो आपको नोट करना है। तो थर्ड पॉइंट है, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी कंप्लीटली। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान वो लूज कर देते हैं। जबकि पहली थ्योरी में बताया था कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, मतलब मेंटेन रखते हैं, तो लेकिन इसमें तो कंप्लीटली लूज कर देते हैं। एंड ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और वो नई चीज़ बनती है जिसे आप क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की कंप्लीटली मर्ज हो जाती है, और इस नया जो चीज़ बनती है जिस दो न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपको पॉइंट जरूर नोट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो इसमें क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ऐसा कैसे होता है यही तो आपको समझना है। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का है सपोज, और ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे इस टाइप से। तो इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर मर्ज हो जाती है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है दो के कंबाइन करने से। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया है कि जितने कंबाइन कर रहे हैं उतने ही बनते हैं, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनते होंगे। तो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब मर्ज हो जाती है तो फिर तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस टाइप से बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज नहीं होती है तो मतलब ये सेपरेट हो जाती है और कुछ इस तरह से आता है जो आप आगे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज ना होना इस टाइप से। तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एक ये लो एनर्जी का है जो स्टेबल होता है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो हायर एनर्जी का होता है जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 2 टाइप के होते हैं, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इनके बारे में डिटेल आप आगे स्टडी करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are formed, one with lower energy called as bonding molecular orbital, one with higher energy called as anti bonding molecular orbital। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। आगे आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों थ्योरीज पढ़ने के बाद आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पूरा ही लिखें तो अच्छा रहेगा। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है कि देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल एटम। तो आपको पता है कि एक सिंगल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, जैसे हाइड्रोजन एटम में देखा था, तो उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और इस केस में क्या होता है, देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अराउंड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ऑफ बॉन्डेड एटम। तो जो जुड़े हुए एटम्स के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था। और सेकंड
पॉइंट है दे आर लेस स्टेबल। खाली जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना देता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे H की बजाय H2 जो है, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ज़्यादा स्टेबल ही होगा। तो सेकंड पॉइंट है दे आर मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल तभी होगा जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग वाले की बात कर रहे हों, हालांकि एंटी बॉन्डिंग वाला तो स्टेबल नहीं होगा। तो जब भी कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दे हैव सिंपल शेप। तो आपको पता है इनकी शेप सिंपल होती है और इनका जो है कॉम्प्लेक्स मीन्स शेप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल की मर्ज होती है, दो में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन अगर और ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो शेप जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और फोर्थ पॉइंट है दे आर रिप्रेजेंटेड बाई S, P, D, F ऑर्बिटल। तो आपने सेकेंड यूनिट में ये सब पढ़े होंगे, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। तो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एटसेट्रा। तो ये जो स्टार लगाया है ये किसके लिए लगाया है? एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना है दे मे बी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ लेना है। अब हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज के आपको मेन पॉइंट जो है आपको बता दिए गए हैं। तो दोनों में पहले हम सिमिलरिटी देख लेते हैं और फिर डिफरेंस देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलरिटीज़। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो आपने पहले पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप लिख सकते हैं हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, जो आपने दोनों थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली द सेम एनर्जी। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन करता है तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो 1s के 2s से भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि 1s किसी की 5d से करे, तो एनर्जी का जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो वो नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरीज। और सेकेंड पॉइंट क्या है, बॉन्ड फॉर्म इज डायरेक्शनल इन नेचर। दोनों थ्योरीज में यही बताया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, हीलियम He2 एंड नियॉन Ne2 मॉलिक्यूल जो है कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे बताती है कि हीलियम या Ne2 जो मॉलिक्यूल हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे? तो मैं हीलियम से समझा देता हूँ। आपको पता है कि हीलियम की कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 है। नियॉन की भी आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, 1s2, 2s2, 2p6। तो दोनों का आप देख सकते हैं कि क्या है, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। और इस दोनों थ्योरीज में आपको ये बताया गया है कि हाफ फील्ड से ही कंबाइन करता है। तो इस तरह से हाफ फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इधर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो थ्योरी पढ़ते हुए तो आपने ये समझ लिया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, मीन्स अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और इसमें क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो आपको पता है कि अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, मीन्स कि उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम से मर्ज हो जाती है और ऑर्बिटल पता नहीं चलता कि कौन सा है, कहाँ पर उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है दोनों थ्योरीज में। और सेकंड पॉइंट देखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना। तो लेकिन ये थ्योरी जो है इट कैन एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये थ्योरी तो ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे करती है ये आपको आगे कराया जाएगा।
और थर्ड पॉइंट है इट इज़ सिंपल टू अप्लाई। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल है। तो देख सकते हैं उसमें हाफ फील्ड कितने हैं, उतने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट इसमें है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगी, इसको आपको आगे समझना भी है। और फोर्थ पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H2 पॉजिटिव आयन। तो H2 पॉजिटिव आयन की एग्जिस्टेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो कर सकती है। इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H2 पॉजिटिव आयन। तो ये कैसे करती है ये भी आपको थ्योरी के आगे बताया जाएगा जब इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि इसकी लिमिटेशन क्या हैं। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ से ये सेकंड और फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि ये थ्योरी ऑक्सीजन की पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है और H2 पॉजिटिव आयन की एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से दोनों थ्योरीज़ की सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को LCAO ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन को हम LCAO के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सपोज 2 एटम्स हैं आपके पास, तो A और B मान लेते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, इलेक्ट्रॉन का एक वेव करैक्टर होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन में, और उस वेव का कुछ एम्पलीट्यूड भी होता है। तो वो सपोज कर लेते हैं कि A एटम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो एम्पलीट्यूड है वो सपोज साई A है और B की इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन की वेव का तो वो साई B है। तो इफ़ साई A एंड साई B आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ 2 एटम्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, देन तो उसके बाद क्या हो सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो वेव इन फेस हो, इन फेस हो मतलब कि दोनों वेव एक ही तरह से चलती हों, या फिर वो आउट ऑफ फेस हो सकती हैं। तो उसको समझना है कि कैसे हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता होगा कि इस तरह से ये जो हाइट होती है इसकी क्रस्ट की या डेप्थ होती है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो सपोज A एटम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो एम्पलीट्यूड है वो सपोज साई A है और यहाँ मैं बना देता हूँ दूसरा B एटम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इन फेस, मतलब कि ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाए, वो नीचे जाए तो वो भी नीचे जाए, इस तरह से। ये आप देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, साई B मैंने थोड़ा छोटा लिया है और साई A बड़ा लिया है, लेकिन वेव फिर भी इन फेस है, दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसी रहती है। तो इस तरह से अगर वेव दोनों फेस में हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वेव का वो दोनों के एडिटिव इफ़ेक्ट से बनेगा। दोनों की डायरेक्शन अगर एक ही है तो वो एडिटिव इफ़ेक्ट हो जाता है, मींस कि जो नई वेव बनती है इन दोनों के एडिशन से, तो उसमें एम्पलीट्यूड इतना प्लस इतना, तो ये इतना हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा, मतलब कि दोनों को ऐड करके आपको बना देना है इस तरीके से। तो ये जो रिजल्टेंट है नई वेव का, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये साई A प्लस साई B होगा। तो ये वाला केस जो एडिटिव इफेक्ट वाला है ये तब होगा जब वेव इन फेस है। अगर वेव आउट ऑफ फेस है तो क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे। आगे आपको देखना है कि अगर वेव आउट ऑफ फेस होती है, मींस दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा। तो ये एक पहले वाली थी A एटम की, तो हम ऐसे ही बना देते हैं, और B एटम की जो है वो आउट ऑफ फेस आपको बनानी है। आउट ऑफ फेस का मतलब है कि ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे की तरफ होगी। तो ये इस तरीके से, इस टाइप से आप बना सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये साई B है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इतने में से इतना माइनस कर दीजिए तो नया जो रिजल्टेंट बनेगा वो उन दोनों के सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनेगा। तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि वो माइनस हो जाएगा नए वेव का रिजल्टेंट। तो वो बिल्कुल इतने में से जब इतना माइनस हो जाएगा तो बस वो थोड़ा सा ही रह जाएगा, तो नई वेव कुछ इस टाइप से बनेगी। ये आप समझ सकते हैं। और ये जो है इसको हम फाई डैश बोल सकते हैं जो बना है, और ये साई A माइनस साई B होगा। तो अगर साई A बड़ा है साई B से, तो इस तरह से नई वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो इस टाइप से होगा। तो वेव
इन फेस और आउट फेस होने से ये जो दो तरह के रिजल्टेंट अब बनाए हैं हमने, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो आगे देखते हैं। तो लास्ट में इसके कंक्लूजन में आपको बताना है कि जो एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उससे तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं इसमें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट जो माइनस हुआ था ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस के जो आपको नोट करने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको अभी पता चल गया था, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो अभी आर्टिकल किया था LCAO, उसमें ये बात आपको क्लियर हो गई थी कि ये जो है यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इधर हमने लिखा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनता है एडिटिव इफेक्ट से, और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा। तो सेकंड पॉइंट आपको देखना है, दे हैव लोअर एनर्जी देन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल। तो जिन ऑर्बिटल से कंबाइन करके ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एनर्जी इसकी कम होती है। एनर्जी कम का मतलब होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी क्योंकि जो है वो कम होती है, तो इसलिए उनकी क्या होती है, हायर एनर्जी। तो ये नोट कर लेना है आपको, दे हैव हायर एनर्जी देन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हायर एनर्जी का मतलब लेस स्टेबिलिटी। और थर्ड पॉइंट है, दीज आर फाउंड व्हेन लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन। जब ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो उनकी लोब में एक्सिस में कुछ साइन होता है, तो आपको याद रखना है कि सेम साइन में क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और इस केस में आपको क्या देखना है, दीज आर फाउंड बाय व्हेन लोब्स ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैव डिफरेंट साइन। तो आपको याद रखना है कि अगले लेक्चर में इस पॉइंट को आपको क्लियर करना है कि लोब्स जब सेम होती हैं तो बॉन्डिंग, और जब डिफरेंट होती है तो एंटी बॉन्डिंग। ये आपको डायग्राम से आगे समझाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई। तो ये आपको पता है सिग्मा और पाई में डिफरेंस आपने पीछे पढ़ रखा है, तो वो कब सिग्मा बनेगा और कब पाई ये तो आपको पता ही है। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन रहती है जैसे पहले किया हुआ है। और अगर यही चीज़ आपको एंटी बॉन्डिंग में मिलेगी तो आपको सिग्मा को एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार और साइडवेज ओवरलैपिंग वाले को पाई स्टार। तो एंटी बॉन्डिंग में इस तरह से स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्डिंग में सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंस के पॉइंट्स जो हैं ये आपको नोट कर लेने हैं।